दोस्तों, रूस यूरोप का सबसे गरीब देशों में से एक था। 1900 के आसपास यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी थी और इंडस्ट्रियल लेबर सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते थे। और इस स्थिति में वहाँ किसी प्रकार की क्रांति को उत्पन्न करना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोग रूस को एक अविकसित पिछड़े समाज के रूप में देखते थे और इस तरह पूंजीपति वहां उन्हें एक चीप लेबर के रूप में देखते थे और वहां आकर अपनी औद्योगिक अवसंरचनाएं बनाने लगे, जिसके चलते जो वहां के मूल रशियन थे वो वहां औद्योगिक लेबर के रूप में काम कर रहे थे और इस तरह से उनका बहुत ही ज्यादा शोषण हो रहा था। काम की अवधि तय नहीं थी, काम का जो पेमेंट होता है वो निर्धारित नहीं था और इस तरह से लोगों को अंधाधुंध काम कराया जाता था, लेकिन पेमेंट के रूप में उन्हें एक रोटी का कीमत दिया जाता था। तो इस तरह से समाज में असंतोष व्याप्त होने लगा। 19वीं सदी तक रूसी साम्राज्य में भूदास प्रथा, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, रूस में उत्पन्न हो गया, जिससे भूमिहीन किसानों की भूमि, जो उसके कुलीन वर्ग थे, जो थोड़े से चर्च आदि थे और जो सामंत थे, इनके पास चला गया। तो राज्य का 67% जमीन इन्हीं सामंत और राजशाही के पास था। 15% जमीन जो था वो आपके चर्च के पास था। तो जो जितने भी वहाँ की जनता थी, वो जनता एक तरह से कहा जाए कि अपने ही देश में वो जनता एक दास के जैसे रह रही थी, एक औद्योगिक दास की तरह, जिन्हें जबरदस्ती का काम कराया जाता था, कम पेमेंट पर काम कराया जाता था। 1861 में रूसी साम्राज्य के अंततः दास प्रथा को समाप्त कर दिया और जो चर्च वर्ग थे, जिसे हम सर्फ कहते हैं, इन सर्फ से इनको मुक्ति मिल गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि रूसी क्रांति का एक बहुत बड़ा जो डेमो हम देखते हैं कि 1861 मतलब 1861 से शुरुआत जो हुआ था आपका और 1900 तक, इसमें कहा जाए कि दास प्रथा को उन्होंने उनका हिसाब है कि खत्म हो गया, लेकिन दास प्रथा फिर भी थी। यहाँ पास दास प्रथा वैसे दास नहीं थी कि उनकी खरीद बिक्री हो, बल्कि उस पूरे देश के लोगों को ही, आम जनता को ही दास के रूप में ट्रीट किया जा रहा था। और इन सब का कारण क्या था? इन सब का कारण था अशिक्षा। चलिए जानते हैं रूसी क्रांति के कारण क्या थे। औद्योगिक क्रांति ने पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत बाद में रूस में पैर जमाया। इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था वो आपके रूस में बहुत बाद में आया, पहले तो अमेरिका आदि विकसित हो चुके थे तब तक। आखिरकार 20वीं शताब्दी के अंत तक भारी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिससे पूंजीवाद रूस में स्थापित हो गया। इसके बाद 19वीं सदी के अंत में जनसंख्या में उछाल, रूस की उत्तरी जलवायु के कारण कठोर वृद्धि का मौसम हो गया और क्रीमिया युद्ध शुरू हो गया, जिससे जो महंगे युद्ध है उनकी श्रृंखला 7 वर्षीय युद्ध रूस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। इसके चलते बहुत ज्यादा वहां के लोग तंग थे। एक तो युद्ध में पैसा लग रहा था, यहाँ चीजों की कीमतें जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी और महंगाई से लोग त्रस्त हो गए थे, आय का साधन नहीं था और इस तरह से वहां उनके बीच में एक अंतर कलह उत्पन्न हो रहा था। 1904-05 में जो चीन में आक्रमण करता है जापान, लेकिन इसी बीच में रूस के एक हिस्से में भी उसकी झड़प हो जाती है और इतने बड़े साम्राज्य में अगर आप देखें ग्लोब में तो पूरा रूस दिखाई देता है, लेकिन छोटे से जापान ने उसको 1905 में हरा दिया, 1906 में दोबारा हरा दिया। मतलब 2 बार हारने के बाद एक तरह से वो वहां के जार जो था, वह शासक, वो जलील हो गया और जो गरीब वर्ग थे उनको पता चल गया कि हमारे जो शासक है उसमें दम खम नहीं है, ये सिर्फ दिखावे का शासक है। इस तरह से उनमें क्रांति की भावना धीरे धीरे सुलगने लगे और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की भी हानि हुई कि इतना बड़ा एक साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, एक छोटे से जापान से हार जाता है। इस तरह से लोगों ने जो थोड़े बड़े शिक्षित लोग थे वो भी अब स्टार्ट हो गए कि इस शासक को हटाओ और एक नया शासन लाते हैं जिसमें हम एक सामाजिक सहभागिता देख पाएंगे। 1905 की रूसी क्रांति को हम समझते हैं। देखिए, राजशाही के खिलाफ श्रमिकों की बड़ी संख्या मार्च कर रही थी और इसी मार्च पर जो वहां के जो शासक थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसे हम ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। और 1905 की रूसी क्रांति को जन्म दिया। गुस्साए श्रमिकों ने पूरे देश में कई भयानक हड़तालें की और श्रमिक प्रधान परिषदों का निर्माण हुआ, जिसे सोवियत कहा गया।
आज हम जानते हैं सोवियत संघ, सोवियत रूस। तो ये सोवियत क्या था, किसानों का बड़ा बड़ा समूह ही सोवियत कहलाया। तो यहाँ एक नया फैक्ट निकल के रहा है। देखिए, एक प्रसिद्ध घटना में युद्ध पोटेमकिन के चालक दल ने अपने दबंग अधिकारियों के खिलाफ एक सफल विद्रोह किया। इतिहासकारों ने बाद में 1905 की रूसी क्रांति को द ग्रेट ड्रेस रिहर्सल कहा गया। इसे एक रिहर्सल के रूप में देखा गया, क्योंकि 1917 में जो क्रांति हुई उसका ये रिहर्सल एक तरह से कहलाया। अब चलते हैं हम अपने अगले विश्व युद्ध और रूस की स्थिति पर। 1905 के रक्तपात रूसी जापानी युद्ध में रूस की अपमानजनक हार के बाद निकोलस द्वितीय ने भाषण की अधिक स्वतंत्रता और सुधार की दिशा में काम करने के लिए एक प्रतिनिधि सभा ड्यूमा के गठन का वादा किया। ड्यूमा जैसे हमें संविधान सभा बनाने के लिए दिया गया था, उसी तरह कहा गया कि रूस के लोगों के लिए एक प्रतिनिधि सभा होगी, ड्यूमा या संविधान सभा कहा जाए। लेकिन इस ड्यूमा के अधिकारों को बार बार जो वहां के निकोलस द्वितीय जो वहां के सम्राट थे बार बार इसको भंग कर देते थे और इसमें नए नए संशोधन कर देते थे, ताकि जो लोग हैं वो अपना प्रतिनिधित्व ठीक से ना कर पाए। सैन्य दृष्टि से अगर देखें तो शाही रूस का औद्योगिकीकृत जर्मनी से कोई मुकाबला नहीं था और रूसी हताहतों की संख्या पिछले किसी भी युद्ध में किसी भी राष्ट्र द्वारा क्षति से अधिक हुई थी। महंगाई बढ़ चुकी थी, लोग जो सैनिक थे सैनिकों के हथियार नहीं थे, निहत्थे सैनिक भेज दिए जाते थे युद्ध में, जो कि वहां से वापस आने की उनकी संभावनाएं खत्म हो जाती थी।